नाज़रीन, इंडियन कंट्रोल कश्मीर के बलगाम इलाके के अंदर मौजूद बेसरान वैली, जिसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर घने और लंबे दरख्तों के झुंड मौजूद हैं, जहाँ से इंडियन मीडिया के मुताबिक कुछ टेररिस्ट, जिनकी तादाद 4 से 6 बताई जा रही है, इन्होंने अचानक से इंडियन फोर्सेस की यूनिफॉर्म के अंदर आकर सिविलियन लोगों पर गोलियां चला दी। और ऐसा करने से पहले इनके आईडी कार्ड चेक किए गए कि क्या ये मुस्लिम हैं या फिर हिंदू, और फिर खास तौर पर हिंदुओं की पहचान करके इनको कत्ल किया गया। आज तक की इतलात के मुताबिक इस हमले के अंदर 26 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसके अंदर एक मुस्लिम लड़का भी शामिल था। तमाम मरने वाले मर्द थे, जबकि कई लोग इस हमले के अंदर जख्मी भी हो चुके। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये दहशतगर्द हमला करने के बाद दोबारा से उसी जंगल के अंदर जाकर फरार हो गए। आप लोगों को बताता चलूं कि यह रास्ता ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल काम था, लिहाजा हेलीकॉप्टर की मदद से इनको रेस्क्यू किया गया। और हस्बे आदत सिर्फ चंद ही मिनट्स के अंदर इंडियन मीडिया पर एक खबर चलना शुरू होगी कि यह हमला पाकिस्तान बेस्ड तंजीम लश्कर तैयबा के एक सब ग्रुप TRF ने करवाया है, जिसने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। अब जाहिर है कि ये जिम्मेदारी कबूल करने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक दहशतगर्दी का हमला था और नहत्ते लोगों पर गोली चलाई गई, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। और क्योंकि सिविलियन लोग मैदान जंग के अंदर लड़ने के लिए नहीं आए थे, खुद इंडियन मीडिया के मुताबिक TRF का कहना है कि कश्मीर के अंदर नाफिज होने वाले आर्टिकल की वजह से, क्योंकि कश्मीर में मुसलसल हिंदुओं की तादाद बढ़ती जा रही है और ये इस इलाके के अंदर डोमिसाइल लेकर आबाद भी हो रहे हैं, यानी उनकी जगह पर कब्जा कर रहे हैं। और दूसरी वजह क्योंकि भारतीय हुकूमत कश्मीर में उन पर जुल्म कर रही है, ये इस चीज का बदला था। अब याद रहे कि भारतीय मीडिया खुद इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, लिहाजा इनके खुद के मुताबिक भारत और कश्मीर के अंदर होने वाला ये हमला दरअसल भारत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है और ये भारत का अंदरूनी मामला है। क्योंकि ये इलाका इंडिया के कंट्रोल के अंदर है, लिहाजा इसके बीच पाकिस्तान कहां से आ गया। और दूसरी बात ये कि जब आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उनके निहत्ते लोगों पर जुल्म करेंगे, उनके लोग उठाकर ले जाएंगे, उनको कत्ल करेंगे, तो आप उनसे बदले में क्या तवक्को रखते हैं। अब यहाँ पर मैं इस हमले को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह भारतीय हुकूमत का पॉलिटिकल फेलियर है, जिसे तवज्जो हटाकर इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। और मैंने कई दिन गुजरने के बाद भी इस मौजू पर कोई बात इसलिए नहीं की कि शायद इंडिया की तरफ से कोई सबूत या कोई इंफॉर्मेशन सामने आ जाए, मगर कई दिन गुजरने के बावजूद भी ऐसा कुछ सामने नहीं आ सका। जाहिर है कि गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर्स की तरह बस फीडेड इंफॉर्मेशन तो मैं अपने लोगों को पहुंचा नहीं सकता। आज इस हमले को कई दिन गुजर चुके, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई सबूत सामने नहीं आया तो ये बता सके कि इस हमले के पीछे सच में पाकिस्तान का हाथ था। आप अंदाजा करें कि इंडिया का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके अंदर जबरदस्ती मुसलमानों और पाकिस्तान को किस तरह से घसीटा जा रहा है। क्या आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया के मणिपुर, आसाम के अंदर और खालिस्तान के अंदर भी आजादी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन भारत इसको हमेशा से अपने अंदरूनी मामलात कहता है। और इसी तरह से इंडिया के अंदर जब कश्मीर का इशू होता है या फिर कश्मीर के अंदर कोई भी हमला होता है, तो इंडिया फौरी तौर पर इसको पाकिस्तान के साथ भला क्यों लिंक करता है। इंडिया यहाँ पर इसको अपना पॉलिटिकल फेलियर या फिर इसको अपना अंदरूनी मामला क्यों नहीं कहता। दर हकीकत सच तो यह है कि पाकिस्तान खुद इस खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से इफेक्ट होता है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं, जबकि उल्टा खुद भारत बलोचिस्तान की अलहदगी की तहरीकों के अंदर मुलविस है। ये मुसलसल इनको फंडिंग कर रहा है, तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं होती। पाकिस्तान इस हमले के बाद बार बार ये कह चुका कि हम इस मामले के अंदर भारत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं और इस हमले की तहकीकात करवाने के लिए भी तैयार है, लेकिन सिर्फ अपनी एजेंसीज के जरिए नहीं, बल्कि बाकी इंडिपेंडेंट एजेंसीज यानी बाकी मुल्कों की एजेंसीज को भी इन तहकीकात में शामिल किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो कि एक बार फिर से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से खुदकार तरीके से करवाया गया, ताकि ये हिंदू मुस्लिम फसादात और पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें करके अपना पॉलिटिकल वोट बैंक बढ़ा सके। और ये बातें मैं बिना सबूत के बस हवा में नहीं कर रहा, बल्कि इसका सबूत ये चार्ट है कि पहलगाम हमले से पहले इस तरह के जितने भी अटैक हुए, जिसके अंदर बिना सबूत के पाकिस्तान को टारगेट किया गया, ये सब के सब सिर्फ बीजेपी हुकूमत के अंदर ही हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस प्रोपेगेंडे के अंदर इनका साथ इनका गोदी मीडिया भी बढ़ चढ़कर दे रहा है। किसी भी मुल्क का मीडिया बहुत अहम होता है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है। लोगों की राय और जहन साजी करने के अंदर इसका सबसे अहम किरदार होता है। इसकी वजह यह होती है कि क्योंकि मीडिया पर चलने वाली खबरों की तस्दीक हर शख्स जाकर मौका पर नहीं करता, लिहाजा मीडिया की खबर को वो सच मान लेता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए गोदी मीडिया ने दिन रात पाकिस्तान पर हमले के लिए मशीन गन्स
इख्तियार की और प्रोपेगेंडा की सूरत पाकिस्तान की तरफ चिल्ला रहा है। इनफैक्ट अपनी तरफ से तो ये अभी तक पाकिस्तान से जंग भी कर चुके हैं और ये पाकिस्तान को फतह भी कर चुके हैं, बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म्स के हीरोज की तरह। यही वजह है कि पाकिस्तान और खुद इंडियन आवाम ने भी इस गोदी मीडिया को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो इस सीरियस माहौल के अंदर भी मीम्स बन रही हैं। कोई कह रहा है कि जल्दी से जंग का दिन डिसाइड करो ताकि मैं जंग का सूट सिलवा सकूं, जबकि कोई कह रहा है कि जंग के बाद मुकेश अंबानी का घर मेरा होगा और कोई ताजमहल पर मर्दाना कमजोरी की वॉल चेकिंग कर रहा है और कोई जीतो पाकिस्तान के अंदर तीनों बॉलीवुड के खान्स को नचवा रहा है और कहीं अमिताभ बच्चन को पाकिस्तान का तराना गाते हुए भी देखा जा सकता है। नाज़रीन देखें, सच ये है कि इंडिया जो कुछ कर सकता था इसने वो कर दिया, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। इन्होंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसके निशाने पर इंडिया का हर एक शहर मौजूद है। तो सोचें भला भारत जंग की बेवकूफी क्यों करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी लाइन के अंदर मौजूद है और इस जंग के इफेक्ट दूसरे मुल्कों पर ज्यादा होंगे बजाय पाकिस्तान के। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का मैप पाकिस्तान की तरह बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि ये फैला हुआ है। लिहाजा एक शहर पर हमला करने के असरात कई दूसरे शहरों पर या फिर स्टेट्स तक जाएंगे। जबकि सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी देखकर होता है। तो आप मुझे बताएं कि इस सूरत-ए-हाल के अंदर क्या इंडियन मीडिया का ये काम नहीं था कि ये अपनी गवर्नमेंट और अपनी एजेंसी से सवाल करें कि आपके होते हुए ये हमला आखिर कैसे हो गया? क्या ये आपका सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? जबकि पॉलिटिशियन अपनी नाकामी का एतराफ करके अब तक इस्तीफा दे चुके होते। अगर ये वाकई कोई तरक्की याफ्ता मुल्क होता या फिर कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत होती। अब इस गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा के बाद हम क्या देखते हैं कि ये इंडियन ब्रेन वॉश लोग जो कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, खास तौर पर लंदन की एम्बेसी के बाहर एक दूसरे को इस तरह से बच्चों की तरह चिढ़ा रहे हैं। गोरे भी इनको देखकर सोचते होंगे कि हमने किन जाहिलों को अपने मुल्क के अंदर एंट्री दे दी, क्योंकि इन लोगों ने अपने मुल्कों के अंदर भी अमन को तबाह किया और हमारे मुल्क का भी वही हाल कर रहे हैं। मगर यही बच्चे और यही इंडियन गोदी यूट्यूबर्स अपनी सरकार से उसकी इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल फेलियर पर सवाल क्यों नहीं करते? लेकिन ये दोनों मुमालिक कुत्तों की तरह 70 सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बॉर्डर पर एक दूसरे से ऊंची टांगे उठाकर एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। इन दोनों मुल्कों के अंदर करप्शन, बेरोजगारी, नाइंसाफी मौजूद है। इन दोनों मुल्कों के लोग रोजगार के लिए दूसरे मुमालिक के अंदर धक्के खा रहे हैं जहाँ पर इनकी कोई हैसियत नहीं। और इन सीरियस टॉपिक्स पर बात करने की बजाय, इनका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय ये लोग अपनी फौज पर और अपने असलहा खरीदने पर अपनी आधी से ज्यादा आमदनी लगा देते हैं। तो फिर ऐसी कौमें भला क्या खाक तरक्की करती है? आप देख लेना कि इस शोर शराबे के बाद होना कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को मामू बनाकर सियासी सपोर्ट भी हासिल कर ली है। पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश भी कर ली कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन बिना सबूत के ये सब मेहनत बेकार होती नजर आ रही है। और बिना होमवर्क के मोदी सरकार दुनिया के अंदर खुद अपना मजाक बनवा रही है, क्योंकि हकीकत यह है कि सिंध ताश मुआहिदा एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हुआ था। इस मुआहिदे के अंदर 6 बड़े दरिया शामिल थे जिनको 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले दरिया सिंध, जेहलम और चनाब थे, जिनका ज्यादातर पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का हक दिया गया, जबकि भारत को मिलने वाले दरिया सतलुज, ब्यास और रावी थे, जिनके पानी का ज्यादातर हिस्सा भारत को दिया गया। इस मुआहिदे के अंदर ये लिखा गया कि इन दोनों मुल्कों में से कोई भी एक दूसरे का पानी रोकने के लिए इन पर डैम नहीं बनाएगा और न ही गैर जरूरी तामीरात करेगा। इस मुआहिदे के अंदर यह भी शामिल था कि कोई भी मुल्क यानी इंडिया या पाकिस्तान बगैर किसी दूसरे की रजामंदी के अकेले इस मुआहिदे को खत्म नहीं करेंगे। अगर भारत ऐसी कोई कोशिश करता है तो पाकिस्तान की तरफ से इसको आलमी अदालतों और इदारों के अंदर मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और इसे सफारती तौर पर बेइज्जती का सामना भी करना पड़ेगा। सच पूछे तो इंडिया ने स्टेप उठाकर दरअसल अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान फौरी तौर पर यह मुकदमा आलमी अदालत के अंदर लेकर जाएगा और इसको हर जगह पर रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात कि इस वक्त इंडिया के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं जो कि पाकिस्तान के दरियाओं सिंध, जेहलम और चनाब के पानी को मुकम्मल तौर पर रोक सके। फन फैक्टर यह है कि आज भी अगर ये स्ट्रक्चर को बनाना चाहे तो इसे बनाने के अंदर इसको कम से कम 20 साल लगेंगे। और इसी वजह से हमने देखा कि आखिरी हरबे के तौर पर भारत ने जेहलम के अंदर 20 से 30 फुट फालतू पानी भी छोड़ दिया। तीसरा यह कि पाकिस्तान के सफारती अमले को 50 से कम करके 30 कर दिया गया और बाकियों को जिस तरह से बेइज्जत करके इंडिया से निकाला गया, यह बाकायदा तौर पर एक हैरेसमेंट थी, जैसा कि आप ये वीडियो देख लें।
اب یہ بیچارہ اپنے فیئر ویل کے لیے پاکستانی ایمبیسی کے اندر کیک لے کر جا رہا تھا، لیکن اس گودی میڈیا نے اس کا جو حال کیا، جو تماشا لگایا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا نے تماشا دیکھا کہ یہ انڈیا کے میڈیا کی کریڈیبلٹی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد پاکستان بھی خاموش نہیں رہنے والا تھا، لہٰذا اس نے انڈیا کو ایسا جواب دیا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اب اس کا صاف طور پر مطلب یہ ہے کہ اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد حملہ تو دور کی بات، انڈیا خود کو بس ڈیفینڈ کرنے کا سوچے گا کہ کہیں پر کسی بھی وقت اس پر حملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے دوسرا سٹیپ یہ لیا کہ انڈیا کے لیے اپنی ایرو سپیس مکمل طور پر بند کر دی، جس کی وجہ سے انڈین ایئر لائنز کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس کے بعد مودی کی ہر چال ہی الٹی پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، چاہے کوئی بھی شخص ہندو ہو یا مسلمان یا پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے ہر ایک انسان کی جان قیمتی ہے۔ کسی بھی مظلوم کی جان لینے کا کسی بھی شخص کو کوئی اختیار نہیں۔ لہٰذا اگر مودی اپنے دعوے کے اندر سچا ہے اور واقعی یہ حملہ ہوا ہے، تو اس حملے کی تحقیقات انٹرنیشنل باڈی کو شامل کر کے کروائی جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، ورنہ اس ملک کے اندر وہی ہوگا جو کہ پچھلے 70 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ اس شور کے اندر شعور کی آواز دب کر رہ جائے گی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔